नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी IQ एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी करंट अफेयर्स का सेट 16। जैसे कि आपको पता है, इसमें हम जून 2020 से अप्रैल 2021 तक के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। अभी तक हम दिसंबर तक के करंट अफेयर्स 2020 के कर चुके हैं। बाकी आगे 4 मंथ के अगले 100 क्वेश्चन में कवर किए जाएंगे। आज चलते हैं सेट 16 की तरफ। आप स्टडी IQ से इन विभिन्न माध्यमों से जुड़ सकते हैं। इसके PDF आपको @कपिल लाइव में मिल जाएंगे और आप मुझे @कपिल सिक्का पे भी फॉलो कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा। स्टैटिक डायनामिक दोनों पोर्शंस को मैं कवर करूंगा। SSC बैंकिंग के लिए तो इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है ही, UPSC के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं सेट 16 को। क्वेश्चन 151 कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। CACP के बारे में आपको बताना है, बहुत न्यूज़ में रहता है CACP। CACP एक अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का, और इसकी जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो बाइंडिंग होती हैं गवर्नमेंट पे। CACP का जॉब क्या है कि ये एस्टिमेट करेगी प्रोडक्शन कॉस्ट, फार्मर का कितना प्रोडक्शन कॉस्ट आया एक सीज़न को लेके, एक क्रॉप को लेके, और अकॉर्डिंगली रिकमेंड कर देगी MSP बाय अप्लाइंग 1.5 टाइम्स फार्मूला। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, 1.5 टाइम्स फार्मूला को हम स्वामीनाथन फार्मूला भी कहते हैं, जो MSP के कैलकुलेशन में यूज़ किया जाता है। उस पर एक और क्वेश्चन आएगा, वहाँ पे हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आपको क्या करना है, आपको स्क्रीन को पॉज करना है और मुझे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, इसमें कौन सा आंसर करेक्ट है। देखो, सबसे पहली चीज़, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, CACP जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से कनेक्टेड है, अटैच्ड ऑफिस है, बात एकदम सही है। लेकिन ये बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट पे। CACP प्रपोज कर देती है कैबिनेट को, कैबिनेट के ऊपर है कि वो इसको माने नहीं माने। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के ऊपर है कि वो CACP द्वारा बताई गई MSP को स्वीकार भी कर सकती है और मना भी कर सकती है। तो बाइंडिंग नेचर इसकी नहीं है। तो 2 अगर गलत है तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपके पास ऑप्शन बचते हैं 2। 1.5 टाइम फार्मूला को अप्लाई करती है, स्वामीनाथन फार्मूले को। अच्छा, वैसे ये कहती है कि हम अप्लाई करते हैं, लेकिन क्रिटिसिज्म ये आता है कि अप्लाई नहीं कर रही है। तो हम यही मान के चलेंगे कि ये अप्लाई करती है। तो 1 और 3 दोनों ही यहाँ पे करेक्ट है। तो फिक्स प्राइस के ऊपर 1.5 टाइम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फार्मूले को लगाया जाता है। जनवरी 1965 से ये काम करती आ रही है। इसकी जो रिकमेंडेशंस है वो एडवाइजरी है, बाइंडिंग नहीं है। अब CACP का काम बस यही है कि वो प्रोडक्शन का खर्चा देखे, और उसके अलावा जो भी खर्चे ऊपर से हैं, अगर कोई लेबर का खर्चा है, रेंट का खर्चा है लैंड पे, या इंटरेस्ट पे करना है, तो सब कैलकुलेट करके एक C2 निकाले और C2 को 1.5 टाइम्स करके वो MSP को सजेस्ट कर दे। यही इसका काम है। चलते हैं क्वेश्चन 152 की तरफ। अ म्युनिसिपल बॉन्ड, मुनी, इज अ डेट सिक्योरिटी इशूड बाय अ स्टेट म्युनिसिपैलिटी टू फाइनेंस विच ऑफ द फॉलोइंग। इन सब में से किसको फाइनेंस करने के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड को यूज़ किया जाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल्स, म्युनिसिपल इलेक्शन कैंपेन्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज। देखो, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। स्क्रीन को पॉज करो और इसे आंसर करने की कोशिश करो कि अगर बात आती है इलेक्शन कैंपेन्स, तो इलेक्शन कैंपेन में आप कभी भी बॉन्ड्स को यूज़ नहीं करेंगे, है ना। कोई आपको इसलिए फंडिंग नहीं करेगा कि जिससे आप उस पैसे को यूज़ कर सके इलेक्शन कैंपेन में। तो सबसे पहली बात ये समझ लेते हैं कि बॉन्ड होता क्या है। बॉन्ड एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जो म्युनिसिपैलिटी को या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को डेट रेज करने में हेल्प करता है। हमें भी पता है कि हमारी जो म्युनिसिपैलिटीज़ हैं उनके फाइनेंसेस बहुत कम होते हैं, वो बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस रेज नहीं कर पाती। यही प्रॉब्लम है 3rd टियर का, पंचायत का, म्युनिसिपैलिटी का, कि उनके पास पैसा नहीं होता गवर्नेंस के लिए। अब इस पैसे को वो म्युनिसिपल बॉन्ड से निकाल सकते हैं। जैसे लखनऊ म्युनिसिपैलिटी के बॉन्ड्स आए, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बॉन्ड्स आए, BMC के बॉन्ड्स आते हैं, तो लोग उन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप और मैं उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब वो पैसा कहाँ जाएगा? म्युनिसिपैलिटी के पास जाएगा। म्युनिसिपैलिटी उसके बदले में हमें हमारा पैसा और कुछ इंटरेस्ट लौटाएगी। यही बॉन्ड का काम है। तो अब कहाँ कहाँ पे उस पैसे को वो यूज़ कर सकती है? देखो, इलेक्शन कैंपेन में तो कभी यूज़ नहीं करेगी, ये तो बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। तो अगर 3 रॉन्ग है तो आप इस तरह से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं कि आपके पास B और D तो ऑप्शन बचते ही नहीं है, आपको करेक्ट बताना है। ऑब्वियसली बात है, हाईवे कंस्ट्रक्ट करने में तो यूज़ किया ही जाएगा। म्युनिसिपैलिटी कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन पर्पस करेगी। अगर कोई हाईवे, कोई रोड म्युनिसिपैलिटी के पास आता है तो फिर उसको कंस्ट्रक्शन में लिया जाएगा। तो C 1, 2 और 4 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कुछ ऐसा खर्चा जो कैपिटल एसेट बनाने में काम आए। कैपिटल एसेट मतलब कोई भी हाईवे बनाना है,
कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, हॉस्पिटल बनाना है, वहाँ खर्चा तो हुआ है लेकिन एक कैपिटल एसेट भी क्रिएट हुआ, एक कैपिटल भी क्रिएट हुई है, ठीक है। उसको कल को म्यूनसिपैलिटी आगे किसी को प्राइवेटाइज करके दे सकती है, आगे किसी को रेंट पे दे सकती है, उससे रेंट्स उठा सकती है, तो उसको हम कहते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हाईवे, ब्रिजेस, स्कूल्स, इन सब के कंस्ट्रक्शन में उस पैसे को यूज़ किया जा सकता है। पैसा रेस किया जाता है एक समय के लिए, जब वो बॉन्ड मैच्योर हो जाते हैं तो उस पैसे को लौटा दिया जाता है इंटरेस्ट समेत। यूजुअली इस पर कोई टैक्सेस नहीं लगते, ठीक है, तो जितने भी टैक्सेस हैं वो सब नहीं लगते हैं, लोकल टैक्स वगैरह इस पर नहीं लगाया जाता है। इससे क्या हो जाता है, जो हाई इनकम टैक्स ब्रैकेट्स होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं ना, HNIs जो होते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, वो इस बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं टैक्स सेविंग स्कीम की तरह। तो म्यूनसिपैलिटी बॉन्ड्स एक तरह से टैक्स सेविंग पर्पस का काम भी करते हैं। तो एक क्वेश्चन आपको ये भी कभी आ जाए कि म्यूनसिपैलिटी बॉन्ड जो है या म्यूनिसिपल बॉन्ड्स जो हैं वो टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, तो आप बता सकते हो हाँ वो टैक्स बचाने में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि जो पैसा उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं हम लोग अपनी इनकम से, वो टैक्स पर्पस के लिए कैलकुलेट नहीं होता। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन सिंपल है, न्यूज़ में रहता है। चलते हैं 153 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम आर टैक्सेबल अंडर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017, 2017 के GST एक्ट के बारे में आपको बताना है। इसमें से कौन कौन से आइटम को टैक्सेबल कर दिया गया है, बेटिंग को, गैम्बलिंग को, लॉटरी को। अब आपको बताना है इसमें क्या क्या इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। तो न्यूज़ में था इसलिए हमें पता होना चाहिए। देखो इसका करेक्ट आंसर है ऑल थ्री, तीनों को ही क्या इंक्लूड कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि लॉटरी, गैम्बलिंग और बेटिंग इनको टैक्सेबल बनाओ GST एक्ट के अंडर, है ना, 2017 के अंडर इनमें टैक्सेस लो, ठीक है। तो अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो है, वो टैक्सेस लिवाई कर सकती है। ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। पार्लियामेंट के पास देखो एब्सोल्यूट पावर है कि वो 246A में, जब 246 कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया 246A, तो वहाँ पे एक बात लिखी गई कि पार्लियामेंट जो है वो कोई भी नया जो सर्विस है या गुड्स हैं वो टैक्सेशन के दायरे में ला सकती है जब बात आएगी GST की, ठीक है। तो इसी के चलते इसको डाल दिया गया है। लोगों ने इसको ऑब्जेक्ट किया था, लेकिन कोर्ट ने बोला है कि ये तीनों आइटम्स यानी बेटिंग, गैम्बलिंग और लॉटरी टैक्सेशन के दायरे में आने चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन 154 की तरफ। रिसेंटली द US ट्रेजरी हैज़ प्लेस्ड इंडिया ऑन इट्स करेंसी मैनिपुलेटर वॉच लिस्ट। इंडिया को हाल ही में करेंसी मैनिपुलेटर वॉच लिस्ट में डाला है। आपको बताना है इससे इंडिया को क्या नुकसान होगा या क्या इसका इम्पैक्ट होगा इंडिया पे। इंक्लूजन इन दिस लिस्ट इज सब्जेक्ट टू पेनल्टी एंड सैंक्शंस। अगर इंडिया करेंसी मैनिपुलेटर लिस्ट में आ जाता है तो उस पर सैंक्शंस लगेंगे। इंडिया की जो ग्लोबल इमेज है, फाइनेंशियल इमेज है, वो डेंट होगी, फाइनेंशियल मार्केट्स में इमेज खराब होगी फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसीज़ को लेके। इसमें से कौन सा करेक्ट है? देखो, जब जब किसी कंट्री को US से या US की ट्रेजरी करेंसी मैनिपुलेटर लिस्ट में डालता है, उससे उस पर कोई फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाता, कोई पेनल्टी सैंक्शंस नहीं लगाता, ऐसा कुछ नहीं होता। बस US को ऐसा लगता है कि ये कंट्री अपनी करेंसी को मैनिपुलेट कर रही है, इसकी वजह से ट्रेड इम्बैलेंस हो रहा है, मतलब हमारे फेवर में ट्रेड खराब होता जा रहा है और इंडिया के फेवर में ट्रेड पॉजिटिव में जाता जा रहा है, यानी इंडिया ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रही है USA को और कम इंपोर्ट कर रही है। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट से पता चल जाता है। तो जब जब ऐसा कुछ संशय होता है, ऐसी कोई शंका होती है, ऐसा कुछ भी इंसिडेंट होता है, तो US से उठा के उस कंट्री को मैनिपुलेटर लिस्ट में डाल देती है कि अब हम थोड़े दिन इसको देखेंगे, है ना, हम इस पर वॉच रखेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। इससे कोई सैंक्शन वैंक्शन नहीं लगाए जाते, बस वर्ड ओवर ये देखा जाता है कि अरे इंडिया को USA ने उस लिस्ट में डाल दिया तो इंडिया मतलब कुछ मैल प्रैक्टिस कर रहा है फॉरेक्स को लेके, यानी इंडिया जो है फ्री फ्लोटिंग। आपने देखा हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो फ्री फ्लोटिंग है। फ्री फ्लोटिंग होने के बाद भी इंडिया क्या कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है अपनी करेंसी को, जो कि फ्री फ्लोटिंग कंट्री नहीं करती। जैसे चाइना करता आया है, तो हमेशा चाइना को एक्यूज़ किया जाता है कि चाइना अपनी करेंसी को मैनिपुलेट करता है डॉलर के कंपैरिजन। वो हमेशा अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट करता रहता है डॉलर के कंपैरिजन। उससे क्या होता है, उसके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो चीप हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा कि अगर इंडिया में डॉलर महंगा होता जाएगा तो एक्सपोर्टर्स को बड़ा फ़ायदा मिलेगा। 80 रुपये का डॉलर है, 85 रुपये का डॉलर है, तो एक्सपोर्टर को तो फ़ायदा होता है। जैसे जैसे रुपये अप्रिशिएट करेगा, मतलब डॉलर सस्ता हो जाएगा, 50 रुपये का डॉलर, 60 रुपये का डॉलर, तो इम्पोर्टर्स को फ़ायदा होगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। तो US यही कहता है कि इंडिया ऐसा कर रहा है, ऐसा कर नहीं रहा है, लेकिन US का मानना है, तो US इसे
लिस्ट में रख देता है। अब आप देखेंगे कौन कौन सी कंट्रीज़ यहाँ पे कई बार ऐड की गई हैं। इंडिया को, ताइवान को, थाईलैंड को। आप देखेंगे ये वो सारी ईस्ट एशियन नेशंस हैं या साउथ ईस्ट एशिया या एशियन नेशंस हैं जो मैन्युफैक्चरिंग हब बनती जा रही हैं। और यूएसए को यही दिक्कत हो रही है कि ये कंट्रीज़ इतना मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं और हमारे यहाँ पे गुड्स हमारी मार्केट में भेजे जा रही हैं। तो यूएसए को लगता है कि हमारा ट्रेड जो है वो डिस्टॉर्ट हो रहा है, इसलिए यूएस ट्रेजरी इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करती रहती है। तो हमने देखा बी, ओनली टू इज़ करेक्ट। अनफेयर करेंसी प्रैक्टिस में किया जाता है, कोई पेनल्टी सैंक्शन नहीं होते, बस ग्लोबल इमेज जो है वो डेंट होती है। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन 155 पे। एसेट क्वालिटी ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स इज मेजर्ड इन द रेशियो ऑफ व्हाट। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन देखने में टिपिकल होगा बट सॉल्व करने की कोशिश करो। बहुत सिंपल है कि एसेट क्वालिटी मतलब होता है कि जो लोन्स दिए हुए हैं वो कितने वापस आ रहे हैं। हाँ, तो उससे कहा जाता है जितने ज़्यादा लोन्स वापस आ जाते हैं, जैसे एक बैंक ने 100 लोगों को लोन दिया और 100 के 100 लोगों ने वापस कर दिया, तो बेस्ट एसेट क्वालिटी मानी जाती है। तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक की एसेट क्वालिटी कैसे मेजर करें, यहाँ पूछा हुआ है। कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट टू ग्रॉस एडवांसेस, नन ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा इसमें से करेक्ट है। तो देखिए सबसे सिंपल बात है कि जितना हमने लोन दिया हुआ और NPA हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे टर्म है ग्रॉस एडवांसेस। ग्रॉस एडवांसेस का मतलब होता है कितना लोन दिया हुआ है और उसमें से कितना लोन वापस नहीं आया, वो हो गया NPA। इसके बीच का जो डिफरेंस होता है वही एसेट क्वालिटी होती है। ठीक है, या 10%, 5%। कहा जा रहा है पिछले 10 साल में बैंक्स की जो एसेट क्वालिटी है वो बद से बदतर होती जा रही है। ठीक है, तो RBI के वर्किंग पेपर सीरीज आ रहा है, वो कह रहा है कि जो एसेट क्वालिटी है बैंक्स की वो ख़राब होती जा रही है। बहुत सारे बैंक्स 10 से 11% NPA पे पहुंच गए हैं। मतलब अगर वो 100 रुपये लोन पे देते हैं तो 10 रुपये तो कभी रिफंड नहीं आता। तो एसेट क्वालिटी शेड्यूल कमर्शियल बैंक की ये मेजर कैसे की जाती है, ग्रॉस NPA टू ग्रॉस एडवांसेस। जब आप ग्रॉस एडवांसेस में से ग्रॉस NPA माइनस कर देते हैं, यानी लोन में से नॉन परफॉर्मिंग एसेट माइनस कर देते हैं, तो आपके पास एसेट क्वालिटी आ जाती है बैंक्स की। चलते हैं क्वेश्चन 156 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB के बारे में आपको बताना है। इट इज़ अ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक जॉइंटली फाउंडेड बाय सार्क कंट्रीज इन 2014। सार्क ने इसको फाउंड किया था। इट वॉज फॉर्म टू सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एफर्ट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट एफर्ट्स के लिए इसको फाउंड किया गया था। नो मेंबर कंट्री कैन हैव वीटो पावर इन द स्ट्रक्चर ऑफ NDB। किसी भी कंट्री का NDB में वीटो पावर नहीं हो सकता, किसी भी मेंबर कंट्री का। आपको स्क्रीन को पॉज करना है और आंसर देने की कोशिश करनी है। आपको पता होगा NDB जो है वो सार्क का इनिशिएटिव नहीं है। ठीक है, तो सार्क में हम देख रहे हैं मोर और लेस एक डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है, जो पर्पस सॉल्व करना चाहता था वो नहीं किया है। तो सार्क का इसमें कोई भी रोल नहीं है। 1 इज नॉट करेक्ट। 2 और 3 देखते हैं। इट वॉज फॉर्म टू सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एफर्ट्स, बात सही है। नो मेंबर कंट्री कैन हैव वीटो पावर इन द स्ट्रक्चर ऑफ NDB, ये बात भी सही है। तो 2 और 3 आपको दिखेंगे करेक्ट हैं। गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया $1 बिलियन का लोन पैक्ट NDB के साथ। NDB क्या है, एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, जॉइंटली फाउंडेड बाय ब्रिक्स कंट्रीज, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, एट 6th ब्रिक्स समिट फोर्टालेजा में। ठीक है, तो 2014 में ब्रिक्स ने इसको फॉर्म किया था, सार्क ने नहीं। आइडिया क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। दूसरी बात है, यहाँ किसी भी कंट्री का वीटो पावर नहीं है। जो भी ब्रिक्स मेंबर्स हैं वो सब इस बैंक में इक्वल शेयर होल्डर्स हैं। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, शंघाई में है। अब क्या हो रहा है कि इस बैंक को ओपन अप किया जा रहा है बाकी मेंबर्स के लिए भी। तो कहा जा रहा है कि ब्रिक्स नेशन 55% से कम की वोटिंग पावर को नहीं रखेंगे, मतलब 55% जो वोटिंग पावर है वो ब्रिक्स के पास रहेगी और बाकी मेंबर्स ऐड होने पे 45% उनको दे दिया जाएगा। तो मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग और मेजॉरिटी वोटिंग पावर जो है वो ब्रिक्स पे रहेगी और ब्रिक्स इक्वली यहाँ पे वोट करेंगे। चलते हैं 157 की तरफ। रिसेंटली बिटकॉइन द क्रिप्टो करेंसी हैज क्रॉस्ड $2,000 इन वैल्यू। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू बिटकॉइन। बिटकॉइन के रिगार्ड में आपको ये बताना है। बिटकॉइन इज अ टाइप ऑफ डिजिटल करेंसी दैट enables instant payment to anyone. Bitcoin is an open source protocol issued by any central authority, any central bank.
बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप इसके स्टेटमेंट को पकड़ो और देखो, बिटकॉइन एक ओपन सोर्स है, बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये किसी भी सेंट्रल बैंक ने या सेंट्रल अथॉरिटी बैक नहीं करती, कोई गवर्नमेंट इसे बैक नहीं करती। यही इसका क्रिटिसिज्म भी है कि सेंट्रल अथॉरिटीज़ या आरबीआई जैसी अथॉरिटीज़ क्यों इसे बैन करने पे लगी हुई हैं, क्योंकि बैकिंग उनकी नहीं है। उन्हें पता नहीं है कौन चला रहा है, कहाँ चल रहा है, किस तरह से ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं। तो 2 जो है वो रॉन्ग है और फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। बिटकॉइन क्या है? एक क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी के साथ वॉलेटिलिटी हमने देखा है, बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं, बिटकॉइन है, इथेरियम है, रिपल है, इस तरह की है। संतोशी नाकामोटो कोई एक नाम है, नॉमेनक्लेचर है, जिसने कहा जाता है इसको फॉर्म किया था या फाउंड किया था या पूरा प्रोग्राम डिज़ाइन किया था। कौन है वो पर्सन कोई नहीं जानता, वो एक पर्सन भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है, कोई प्रोफेसर भी हो सकता है, किसी को नहीं पता ये कौन है। दूसरी बात है ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स प्रोटोकॉल है। आप बिटकॉइन माइनिंग के थ्रू इशू किए जाते हैं, आप बिटकॉइन ओपन सोर्स से परचेज भी कर सकते हैं पैसे देके। तो इसमें कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी इन्वॉल्व नहीं है और यही एक इसका क्रिटिसिज्म भी है कि गवर्नमेंट को पता नहीं चलता कि बिटकॉइन के थ्रू इलीगल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। बिटकॉइन बहुत फेमस है डार्क वेब पे। आप अगर डार्क वेब के बारे में जानते हो, एक ऐसा वेब जो सरफेस वेब से अलग है। सरफेस वेब जो हम यूज़ करते हैं, डार्क वेब एक ऐसी दुनिया जहाँ पे गवर्नमेंट उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाती, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाता, है ना, सर्विलांस नहीं हो पाता उस वेबसाइट्स का, आईपी एड्रेसेस का। सर्वर ऐसी कंट्रीज़ में रखे हुए हैं जो ट्रेस नहीं हो पाते। तो अनट्रेसेबल जो वेब होता है उसे हम कहते हैं डार्क वेब। तो डार्क वेब में बिटकॉइन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ड्रग ट्रेड में, इलीगल ट्रेड में। इसलिए ये क्रिप्टो करेंसीज बैंक्स अलाउ नहीं करते हैं, इंडिया में बैंक अलाउ नहीं करता। चलते हैं क्वेश्चन 158 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब बैक डेट से टैक्सेशन, यानी किसी को पीछे से टैक्सेशन कर लेना। मतलब आपने कोई ट्रांजेक्शन किया है 2012 में, उस समय टैक्स नहीं था, 2020 में सरकार कह रही है कि ये वाला टैक्स तो 2012 से ही लागू होगा, तो फिर आपको पिछले 8 साल का टैक्स भी देना पड़ेगा। इसे कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। ये कंट्री को अलाउ करती है टू पास अ रूल ऑन टैक्सिंग सर्टेन प्रोडक्ट्स, आइटम्स और सर्विसेज फ्रॉम टाइम बिहाइंड द डेट ऑन विच लॉ इज पास। ये मैंने आपको समझाया, स्टेटमेंट पढ़ के समझ में आ रहा है। इट बेनिफिट्स कंपनीज दैट हैड अननोइंगली इंटरप्रेटेड टैक्स रूल डिफरेंटली। कंट्रीज यूज दिस रूट टू लिवाई मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा इसमें से सही है। देखो, जब बैक डेट से आप पे टैक्सेशन लगेगा तो आप हैप्पी तो नहीं होंगे, बेनिफिट तो नहीं होगा आपको लॉस होगा। तब तो आपने सोचा भी नहीं था और टैक्स उस इनकम पे लग गया जो इनकम पे आपको टैक्स नहीं देना था। तो ये बेनिफिट नहीं करता, कंपनीज को लॉस में ले जाता है। तो 2 गलत है। अगर 2 रॉन्ग है तो फिर आपको यहाँ से पता चल जाएगा 1 2 3 तीनों ही 2 एंड 3 दोनों ही गलत है। 1 करेक्ट है। कंट्रीज जो हैं इस रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन को मैट के थ्रू नहीं लेके आती हैं। मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स इसलिए लगाया जाता है कि कंपनीज जो हैं वो अपनी टैक्सेशन को बचा ना पाएँ, ठीक है, अपनी टैक्स लायबिलिटी को बचा ना पाएँ। बहुत सारी कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, टैक्सेशन ट्रीटीज़ के बेनिफिट लेती हैं। उन्हें पता है कि मॉरिशस और इंडिया की टैक्स ट्रीटी है, डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी है। तो कंपनी क्या करेंगी, मॉरिशस में कंपनी फॉर्म करेंगे और वहाँ से इंडिया में एफडीआई लाएंगे। कंपनी कहाँ की है, यूएसए की, मॉरिशस के थ्रू काम कर रही है। क्यों कर रही है? ताकि वो भारत सरकार का टैक्स बचा सके, भारत सरकार से टैक्स बचा सके, अपने टैक्सेशंस को बचा सके। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है कि भैया आप कहीं से भी आओ, आपको एक मिनिमम टैक्स तो देना ही पड़ेगा, 2% 5% तो टैक्स आपको देना ही पड़ेगा। तो दोनों ही गलत हैं, 1 करेक्ट है। रिसेंटली पीसीए ने क्या कहा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो क्रेन एनर्जी पे बैक रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगाया था वो गलत है, गवर्नमेंट नहीं लगा सकती। वोडाफोन के केस में भी हुआ था, वोडाफोन का भी यही क्राइसिस हुआ था कि बैक डेट से उस पर टैक्स लगाया गया था। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन मैं आपको बता चुका हूँ, ये कंपनीज को हर्ट करती है ना, उनको लॉसेस ले कराती हैं। और इंडिया बहुत सारी ऐसी, इंडिया अपार्ट फ्रॉम इंडिया बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं, यूएसए, यूके, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, कनाडा, जो रेट्रोस्पेक्टिवली टैक्सेशन करती रहती हैं। जहाँ पे लगता है कि कंपनी ने टैक्स चोरी करी थी या फिर कुछ ऐसे प्रोविज़न के थ्रू उसने काम किया कि उसने सरकार से टैक्स बचा लिया, टैक्स अवॉइडेंस किया, ठीक है, टैक्स इवेजन किया, तो गवर्नमेंट कहती है अच्छा आपने 8 साल से इस ट्रीटी का फ़ायदा उठाया है, इलीगल फ़ायदा उठाया है, ठीक है, इलेजिटिमेट फ़ायदा उठाया है, अब आप पिछले 8 साल का हमें टैक्स दो। ये होता है आपका रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन।
चलते हैं 159 की तरफ। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, NIPFP के बारे में आपको बताना है। NIPFP is an autonomous body set up by Ministry of Finance. It is registered under Society Registration Act 1860. One of the major mandate of the institute is to assist central, state and local government in formulating and reforming public policy. अब आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है। बहुत सिंपल है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में ये बार बार न्यूज़ में रहती है। अब आपको बताना है कौन सा इसका मेन फंक्शन है। आप इसको पॉज करो वीडियो को और इसका आंसर देने की कोशिश करो। सिंपल है, तीनों ही हैं करेक्ट इसमें। देखिए NIFP नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी क्या करता है, वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बनाता रहता है। एक ऑटोनोमस बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ काम करता है, पहले प्लानिंग कमीशन और सेवरल स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी करता था। इसको 1976 में एक सोसाइटी की तरह फॉर्म किया गया। ये मिनिस्ट्री से एनुअल ग्रांट लेता है, वेरियस स्टेट से भी इसको ग्रांट मिलती है, लेकिन ये गवर्नमेंट को असिस्ट करता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। तो याद रखना, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में असिस्टेंस देता है। चलते हैं क्वेश्चन 160 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू मर्चेंट डिजिटाइजेशन समिट 2021 टुवर्ड्स आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंस भारत। कौन सा इसमें से करेक्ट है? होस्टेड बाय फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर एंड ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI, emphasized and accelerating responsible digitization of merchants in India's northeastern Himalayan regions and aspirational districts. आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, तो 1 और 2 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फिर से स्क्रीन को पॉज करो, बहुत करंट में था। दोनों ही आप देखेंगे यहाँ पे करेक्ट हैं 1 और 2। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड यूनाइटेड नेशन बेटर देन कैश अलायंस ने इस मर्चेंट डिजिटाइजेशन समिट 2021 को होस्ट किया था। आत्मनिर्भर भारत पैकेज का ये पार्ट था। टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत पैकेज के लिए इसको किया गया था। समिट ने क्या किया, नॉर्थ ईस्टर्न और बाकी स्टेट्स को एक साथ लेके आए और डिजिटाइजेशन के बेनिफिट्स बताए कि कैसे डिजिटाइजेशन ज़रूरी है और मर्चेंट्स को कैसे ऐसे ख़राब टाइम में भी डिजिटाइजेशन का बेनिफिट मिल सकता है। थोड़ा सा देख लेते हैं BTCA के बारे में। ये न्यूज़ में रहता है, बेटर देन कैश अलायंस। ठीक है, ये क्या है? ये एक पार्टनरशिप है गवर्नमेंट की, कंपनीज़ की और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, कि वो डिजिटाइजेशन को और डिजिटल पेमेंट्स को फर्दर एनेबल करें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने में, ठीक है, उनको अचीव करने में हेल्प करें। इसको यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड, US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID, उसके बाद बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, सिटी ग्रुप, ओमदियार नेटवर्क और वीज़ा इनकॉर्पोरेशन जैसी इंपॉर्टेंट जो डिजिटल ट्रांजैक्शन कराने वाली कंपनीज हैं, उन्होंने इसको फॉर्म किया था। बेटर देन कैश अलायंस यूनाइटेड नेशन में बेस्ड है और 2012 से ये काम कर रहा है वर्ल्ड के फाइनेंशियल इश्यूज़ को डिजिटाइजेशन करने की तरफ, पेमेंट गेटवेज को स्टैब्लिश करने की तरफ। तो आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन आज आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अब हम चलेंगे अगले सेट पे, सेट 17, जिसे हम आगे करेंगे। तब तक के लिए सीरीज़ देखते रहिए, PDFs को डाउनलोड कीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सबके साथ शेयर करिए, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं और एकदम UPSC स्टैंडर्ड के हैं। आपको बहुत मज़ा आएगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।